पति का सौदा। मनीषा और नमन की शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे। दोनों का एक छोटा सा बेटा भी था। वैसे तो मनीषा और नमन की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि मनीषा के सपने काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन नमन की सैलरी उसके सपनों से थोड़ी सी कमज़ोर थी। और इसी वजह से मनीषा बार बार अपने हस्बैंड नमन से महंगी चीज़ों की फरमाइश करती रहती, और नमन अक्सर फरमाइशों को पूरा नहीं कर पाता था। दोनों मियाँ बीवी के बीच इस बात को लेकर नोक झोंक होती रहती थी, लेकिन दोनों में प्यार भी था, ठीक वैसा ही जैसे नॉर्मल हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है। ऐसी ही एक सुबह की बात है। आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाना नमन, चिंटू कब से मॉल जाने की जिद कर रहा है। तुम चिंता मत करो, आज शाम को हम चिंटू को लेकर मॉल जरूर जाएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा सुनो, चिंटू को ना वो मॉल वाली टॉय शॉप से खिलौना भी खरीदना है, वो भी तुम्हें दिलवाना पड़ेगा। अरे मनीषा, ठीक वैसे के वैसे खिलौने मॉल के बाहर की दुकान पर भी मिल जाते हैं, वहाँ से खरीद लेंगे ना। मॉल की दुकानों पर टॉयज बहुत महंगे होते हैं। कर दी ना फिर वही मिडिल क्लास वाली बात, मेरा बेटा मॉल से ही खिलौना खरीदेगा। अरे लेकिन मनीषा, क्या फर्क पड़ता है, खिलौना चाहिए ना, कहीं से भी खरीदो। उसके साथ पढ़ने वाले उसके दोस्त ने कल ही उस मॉल की शोरूम से एक बहुत सुंदर खिलौना खरीदा है, मेरे बेटे को चिढ़ा रहा था। अब देखना, मैं भी चिंटू को वहीं से खिलौना लेकर दूंगी। अच्छा ठीक है, शाम को देखते हैं, अभी मैं जाता हूँ, देर हो रही है। शाम के वक्त मनीषा और चिंटू मॉल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और नमन भी ऑफिस से आ जाता है। पापा अब मुझे मॉल लेकर चलेंगे ना। हाँ बेटा, बिल्कुल। और ये देखो, पापा तुम्हारे लिए खिलौना एडवांस में ही लेकर आ गए हैं। अरे मैंने आपको कहा था ना, चिंटू को खिलौना मॉल वाली दुकान से चाहिए, आप क्यों लेकर आए। मम्मी, मुझे तो बस ये कार वाला खिलौना चाहिए था, कहीं से भी लेकर आए उससे क्या फर्क पड़ता है। देखा मनीषा, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा बेटा है, तुम भी ना। तुम दोनों बाप बेटी हमेशा मिडिल क्लास ही सोचना। अच्छा चलो, आप ज्यादा बातें मत करो। घर से बाहर आने के बाद, ये क्या नमन, तुमने मॉल जाने के लिए ऑटो बुलाया है। अरे तो और क्या करता मनीषा। अरे नमन, कम से कम एसी कैब तो बुलानी चाहिए थी। अब हम इस खटारा से ऑटो में बैठकर मॉल जाएंगे क्या। तभी पड़ोस वाले घर के बाहर आकर एक कैब रुकती है, और मनीषा की पड़ोसन नलिनी घर से बाहर निकलती है। क्या हुआ मनीषा, कहीं घूमने जा रही हो क्या? हाँ, वो क्या है ना, शॉपिंग करने के लिए मॉल जाना था। तुम तो जानती हो मैं छोटी मोटी दुकानों से शॉपिंग नहीं करती, इसलिए बस आज मॉल जाने का प्लान बनाया था। अरे मॉल से शॉपिंग करने जाती हो? लगता तो नहीं। अगर मॉल से ही शॉपिंग करने जाती हो तो ऑटो में बैठकर क्यों जा रही हो? कैब क्यों नहीं बुक करवाई? देख तो सही कितनी गर्मी है बाहर। उफ। इतना कहकर नलिनी वहां से चली जाती है। नलिनी के जाने के बाद, नमन, आप ना हमेशा मिडिल क्लास की मिडिल क्लास ही रहना। यहाँ मेरी पड़ोसन मेरी बेइज्जती करके चली गई। अब चलो ऑटो में बैठकर मॉल जाएंगे। अरे मनीषा, कब तक इस तरह दूसरों से अपनी तुलना करती रहोगी? तुम जानती हो ना, मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। कुछ दिनों बाद, नमन मेरी बात सुनो, वो नलिनी का बेटा है ना, वो बड़े स्कूल में पढ़ता है। उसकी जो स्कूल बस आती है ना, उसमें तो एयर कंडीशन लगा हुआ है। और एक हमारा बेटा देखो, छोटे से स्कूल में पढ़ता है, टूटी सी वैन में बैठकर जाता है। अरे मनीषा, फिर से वही बात। तुम जानती हो ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। मैं कुछ नहीं जानती। नमन, मुझे भी अपने चिंटू का एडमिशन बड़े वाले स्कूल में करवाना है। मेरा बेटा भी फर्राटीदार अंग्रेजी बोलेगा। अरे मम्मी, अंग्रेजी तो मैं अब भी फर्राटेदार बोलता हूँ। मैं भी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या हुआ अगर मेरे स्कूल का साइज थोड़ा छोटा है। अरे चुप कर, तू बहुत बीच में पटर पटर बोलता है। एक तो तेरे पापा और ऊपर से तू कभी नहीं सुधर सकते। देखो मनीषा, उस स्कूल की फीस 2 लाख रुपए है, और मेरी इतनी तनख्वाह ही नहीं तो मैं चिंटू को ऐसे स्कूल में कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो क्या हमारा बच्चा पूरी जिंदगी उस छोटी सी स्कूल में पढ़ता रहेगा? अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चों के सामने कितनी शर्म आती है मुझे। अरे मम्मी, मैंने कब कहा मुझे शर्म आती है? मुझे तो अपने स्कूल में बहुत मजा आता है। देखा तुमने। और वैसे भी मनीषा, बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए,
स्कूल बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अचानक मनीषा की सहेली मेघना उसके घर आती है। अरे मेघना, इतने सालों के बाद भाई कॉलेज में पढ़ा करती थी, उसके बाद आज मिलना हो रहा है। अरे क्या बताऊं, शादी के बाद मैं कनाडा शिफ्ट हो गई थी। जैसे ही यहाँ आई तो सबसे पहले तुझसे मिलने का मन किया। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे तुम तो कनाडा जाकर पूरी अंग्रेज हो गई हो। अरे यार वो क्या है ना, इतना पैसे वाला ससुराल मिला है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, खूब सारे बंगले। अरे वाह, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई यार। कितने लकी हो ना तुम। हाँ लकी तो मैं हूँ, खूब सारा पैसा, ऐश करने की सारी चीजें हैं मेरे पास, बस एक पति नहीं है। क्या मतलब पति नहीं है? अरे क्या बताऊँ, जिस लड़के से शादी हुई उसकी कनाडा में ऑलरेडी एक बीवी थी। उसने मुझसे शादी करने के बाद कहा, चाहो तो ये सारा धन दौलत तुम ले लो, लेकिन बस चुपचाप मुझसे दूर रहो। काफ़ी दिन तक तो मैं वहाँ रही, लेकिन फिर परेशान होकर यहाँ इंडिया आ गई। और तुम बताओ, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? एक मिनट, मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। नमन, जरा इधर तो आइए। ये देखिए मेरी सहेली मेघना, कनाडा से आई है। नमस्ते नमस्ते मेघना जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनीषा, तुम्हारी फ्रेंड आई है, उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लानी है तो मुझे बता दो, मैं बाजार से लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसे तो कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है और मैं इसके लिए अपने हाथों से बनाऊंगी। कैसी बात करती हो मनीषा, तुम्हारी सहेली आई है, तुम बैठकर बातें करो, कोल्ड कॉफ़ी मैं बना कर लाता हूँ। नमन के किचन में जाने के बाद, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ हाँ वो तो है, हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी है, चिंटू। तुम कितनी लकी हो ना, तुम्हें इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। एक मुझे देखो। अरे इसमें लकी होने वाली क्या बात है? हस्बैंड तो प्यार करता है, लेकिन कुछ भी नहीं है उसके पास। अरे बस ये छोटा सा घर है, कहने को एक गाड़ी भी नहीं हमारे पास, और बेटा भी ना छोटे से स्कूल में पढ़ता है। वैसे तुम्हारे इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। तुम कल मुझे अपने घर के पास वाले कॉफ़ी शॉप में आकर मिलो ना। और फिर अगले दिन कॉफ़ी शॉप में। बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और इतनी बड़ी कॉफी शॉप, बहुत महंगी होगी ना? अरे तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो, आज से तुम्हें इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अरे लेकिन ये तो बताओ, तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा पति। हाँ मतलब पागल हो गई हो क्या? कैसी बात कर रही हो? अरे मनीषा देखो, शांति से सोचो। तुम मुझे अपना पति दे दो और बदले में ये मेरी बड़ी सी लग्जरी गाड़ी, मेरा बड़ा सा बंगला, मेरा सारा पैसा, प्रॉपर्टी सब तुम्हारा। देखो मेरे पास ना इन सब चीज़ों की कमी नहीं है, कमी है तो बस एक प्यार करने वाले पति की। क्या तुम सही कह रही हो? मतलब अगर मैं नमन को तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ तो सब कुछ तुम्हारा जो भी है वो मेरा हो जाएगा। मेरा बेटा बड़े वाले स्कूल में पढ़ेगा और मैं मॉल से शॉपिंग कर सकूंगी। अरे मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ, गाड़ी, ड्राइवर, महंगे कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ तुम्हारा। बस बदले में मुझे तुम्हारा नमन दे दो यार। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, भले ही देर से सुनी लेकिन सुनी तो सही। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने पति को इस चीज़ के लिए राजी कैसे करूँगी? देखो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, अब जल्दी से मेरी डील फाइनल कर दो और लो ये महंगी वाली कॉफ़ी पियो। और सुनो, तुम्हें बिल पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। घर जाने के बाद, देखो नमन, तुम्हारी तनख्वाह इतनी कम है कि मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, और इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन? देखो नमन, उस दिन जो मेरी सहेली मेघना घर पर आई थी ना, उसके पास बहुत रुपया पैसा है, लेकिन एक प्यार करने वाला पति नहीं है। और मेरे पास तुम हो लेकिन रुपया पैसा नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे बदले वो मुझे दुनिया की सारी लग्जरी देने को तैयार है। पागल हो गई हो क्या? मेरे बदले का क्या मतलब है? मैं कोई घर में रखी हुई चीज हूँ जो तुम उठाकर उससे दे दोगी? देखो नमन, अगर तुम मुझसे और अपने बेटे से जरा सा भी प्यार करते हो ना, तो बस तुम्हें इस डील के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब से तुम्हें मेघना के साथ रहना है इस घर में,
और मैं मेघना के बड़े से बंगले में जाकर रहूंगी। मेरा बेटा बड़े वाले स्कूल में पढ़ेगा, हमारे पास एसी गाड़ी होगी, ड्राइवर होगा, सब कुछ होगा। देखो मेघना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं हमेशा के लिए चिंटू को लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेघना की जिद के आगे नमन परेशान हो जाता है और फिर मेघना अपना पति मनीषा को दे देती है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा के पास रहना है। सही कहते हो बेटा, तुम्हारे पापा के बिना तो मेरा भी मन नहीं लगता। कितने दिन हो गए हैं वो घर ही नहीं आए। चलो हम उनसे मिलने के लिए चलते हैं। चिंटू और मनीषा नमन से मिलने के लिए अपने पुराने घर में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि मेघना और नमन उस छोटे से घर में भी काफी खुश थे। अरे आओ मनीषा, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। वो क्या है ना, नमन की बहुत याद आ रही थी इसलिए। पापा आप हमारे साथ रहिए ना, हम आपके साथ इस छोटे से घर में भी रहने को तैयार है। लेकिन बेटा, तुम्हारी मम्मी को तो बड़ा घर चाहिए। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो यहाँ मेघना आंटी के साथ रहना पड़ेगा, पुराने घर में। मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। उस बड़े से घर में और बड़ी गाड़ी में मम्मी को जाने दो, मुझे नहीं जाना। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी वजह से ये डिसीजन लिया था। देखो मनीषा, ये डिसीजन तुमने मेरे बेटे की वजह से नहीं, बल्कि अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए लिया था। मेरी गलती का मुझे एहसास हो गया है। अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। तुमने पेपर साइन किए हैं और हमारा सौदा हुआ था। प्रॉपर्टी तुम्हारी और पति मेरा। नमन आप कुछ कहिए ना, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखो मेघना, मनीषा ने जो कुछ भी किया है तुमने कहा वैसा ही किया है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुमने सब कुछ खो दिया, अपना बेटा भी और पति भी, लेकिन मुझे इस छोटे से घर में भी सब कुछ मिल गया। कुंदन अपनी पत्नी पारो और 2 बच्चों मुन्ना और रिया के साथ रहता है। चारों का परिवार अच्छा खासा खुशहाल चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी पारो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। कुंदन की जिंदगी तो जैसे वीरान हो गई। बच्चे भी बहुत दुखी रहने लगे। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत गया। एक दिन कुंदन का मित्र उनसे मिलने आया। अरे कुंदन, तुम इन बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो, कम से कम बच्चों की ठीक से परवरिश तो हो जाएगी। मित्र के बार बार समझाने पर कुंदन तैयार हो जाता है। नई माँ रूपा शुरू में बच्चों और कुंदन का बहुत ख्याल रखती है, पर 6-7 महीने बाद ही वो कुंदन के जाने के बाद आराम से सो जाती और जब मुन्ना और रिया स्कूल से आते तो, ए रिया, जल्दी से पूरे घर की सफाई कर और बर्तन धो दे, तभी खाना मिलेगा। और मुन्ना, जाकर छत की धुलाई कर। वो बच्चों से ही घर का सारा काम करवाती है। उन्हें खाना भी ठीक से नहीं देती। खुद के लिए और कुंदन के लिए वो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती। जब रात को कुंदन काम से वापस आता तो, अरे बच्चों ने खाना खा लिया? उनको तो मैंने कब का खिला पिलाकर सोने भेज दिया है। कितना ख्याल रखती है ये बच्चों का। एक दिन जब रूपा सो रही थी, मुन्ना देखता है कि रसोई की अलमारी में मिठाई रखी है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो वो अपनी बहन को बुलाकर लाता है। मैं घोड़ा बन जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर चढ़कर वो मिठाई उतार दो। उन्होंने मिठाई उतारी और खा ली। अचानक मिठाई का डिब्बा रिया के हाथ से नीचे गिर जाता है और बिखर जाता है। आवाज सुनकर रूपा भागते हुए आती है। उसने आओ देखा न ताओ और दोनों की खूब पिटाई कर दी। जब देखो तब भूखे ही रहते हैं ये बच्चे, न जाने इनका पेट है कि कुआं। बच्चे खूब देर तक रोते रहते हैं, लेकिन फिर आपस में ही बातें और मजाक करके एक दूसरे का मन बहलाने लगते हैं। रिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो एक मिठाई की दुकान खोल लूंगा। पहले हम लोग खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे और फिर बेचेंगे। मुन्ना, मेरी तो शादी हो जाएगी, तुम अकेले ही सारी मिठाइयाँ खाओगे ना? अरे हाँ रे, तब तक तो मेरी भी शादी हो जाएगी। कुंदन जब घर आता है तब उसकी माँ बच्चों की खूब शिकायत करती है।
अरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। आखिर क्या कमी है तुम दोनों को? पिताजी, उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि हाँ हाँ कह दो कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती, सारे दिन घर के काम करवाती हूँ, कह दो ना। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहता है। अब तो हम दोनों को पिताजी से बात भी नहीं करने देती। नहीं माँ। मुन्ना और रिया बहुत दुखी होते हैं। रात को इन बच्चों ने नाक में दम कर दिया है। तुम इन्हें लेकर जाओ और कहीं जंगल में छोड़कर आओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इनके बिना मैं कैसे रहूंगा? कुंदन को बार बार समझाने पर भी जब वो नहीं मानता, तब उसे एक उपाय सूझता है। कुछ दिनों तक वो बच्चों के साथ खूब अच्छे व्यवहार का नाटक करती है। बच्चे खूब खुश रहते हैं। एक दिन, सुनो, जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है। रूपा बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि ये तो बच्चों को जंगल में छोड़कर आने से रहा, मैं ही इन्हें छोड़ आती हूँ। कुंदन के जाने के बाद, बच्चे चलो आज हम तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। बहुत देर तक चलते चलते जब वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं, तब माँ, इधर का नानी का घर है। लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। अच्छा, तुम लोग यहीं रुको, मैं रास्ता पूछकर थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, ये कहकर रूपा उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। बहुत देर हो जाती है और रूपा वापस नहीं आती तो माँ कब आएगी भैया? इस तरह सुबह से शाम हो जाती है। जहाँ एक तरफ बच्चे जंगल में अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रूपा घर में आराम से बैठी थी। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद कुंदन जब घर वापस आता है तो बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें जंगल में छोड़ आई। ये तुमने क्या किया रूपा? बच्चे बेचारे जंगल में अकेले कहाँ भटक रहे होंगे? क्या किया तुमने ये? देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है ना, तो जाओ तुम और उन्हें ढूंढते रहो। कुंदन बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता। कुंदन बहुत दुखी होता है। अब वो हर रोज काम पर जाने के बहाने जंगल में बच्चों को ढूंढता हुआ भटकता रहता है। रूपा के जाने के बाद बच्चे रोते रोते आगे बढ़ने लगते हैं। माँ बड़ी चालाकी से हमें जंगल में छोड़कर चली गई। अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना ही होगा। अब तो अंधेरा भी घिर रहा है। आगे जाते ही उनको एक झोपड़ी दिखती है। बच्चों को थोड़ी आशा बनती है। दोनों भागते भागते वहां पहुंचते हैं और झांक कर अंदर देखते हैं तो एक बुढ़िया चरखे पर सूत काट रही थी। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र थे। अंदर का माहौल बड़ा डरावना लगता है, पर बच्चों को तो कोई आसरा चाहिए था। वो दोनों दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया पीछे मुड़ती है। बच्चे जैसे ही उसे देखते हैं, उनके शरीर के अंदर भय से एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखें सुर्ख लाल और बाल भी अस्त व्यस्त। जैसे ही उसकी नजर मुन्ना और रिया पर पड़ती है, उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वो बड़ी प्रसन्न होकर कहती है, आओ आओ बच्चों, मैं तुम्हारी दादी जैसी ही तो हूँ। आ जाओ। बच्चों को प्यार से वो घर के अंदर बुलाती है। बच्चों के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, फल और बिस्किट ले आती है। बच्चे तो पहले से ही भूखे थे। वे खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। उनका सारा डर भी दूर हो जाता है। वो खाने के बाद तुरंत ही सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो बच्चों, हम घर के पीछे वाले बगीचे में चलते हैं। वहाँ बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। मुन्ना और रिया वहीं खेलने लगते हैं। बुढ़िया अंदर चली जाती है। तब तक मुन्ना की नज़र एक गिलहरी पर पड़ती है, जो एक कोने में दुबकी हुई थी। मुन्ना उसे प्यार से अपने हाथ में उठा लेता है। तभी गिलहरी इंसानों की आवाज़ में बोलती है, बच्चों, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ये बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल है। तुम्हें खिला पिला कर पहले मोटा करेगी, फिर पिंजरे में डाल देगी। सभी बच्चों को ये जादुई छड़ी से पशु पक्षी बनाकर बगीचे में रख देती है। एक एक करके अपनी जादू की छड़ी से सबको बेहोश कर देती है और कढ़ाई में तेल गरम करके पकोड़े बनाकर खा जाती है। इसके पास एक आदमकद का पिंजरा है, ये खुद उसकी सफाई करती है। ये कहकर गिलहरी जमीन पर कूद जाती है।
जब दोनों घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बुढ़िया पिंजरे की सफाई कर रही थी और उसके मुंह पर खून लगा था। बच्चों को देखते ही अपना मुंह पोंछने लगती है वो। रिया चारों तरफ जादू की छड़ी ढूंढने के लिए नजर दौड़ाने लगती है। अचानक उसे जादू की छड़ी दिखाई देती है और वो दोनों लपटकर वो छड़ी उठा लेते हैं। जादुई छड़ी, पिंजरा बंद कर दो। पिंजरा बंद हो जाता है। पिंजरा बंद होते ही वो बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है और चीखने लगती है। दादी, आज तुम भी पिंजरे में बंद होने का मजा उठा लो ना। दोनों हंसते हैं। दादी दादी, यही वो जादुई छड़ी है ना जिससे तुम सब बच्चों को चूहा, बिल्ली और गिलहरी बनाती हो? बोलो, तुमको क्या बनना है? मुझे बाहर निकाल, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। छड़ी मेरे हवाले कर दे। दादी, पिंजरे में कुछ खाने को दो। ये लो, तब तक आम की गुठलियां चूसो, इनमें अभी भी बहुत रस बचा है। दोनों आम की ढेर सारी गुठलियां पिंजरे में फेंक देते हैं। एक बार मैं बाहर आ जाऊं ना, तुम दोनों के पकोड़े बनाकर चबा जाऊंगी। जे काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को मछली बना दो। जादुई छड़ी, एक बड़े से कढ़ाई में तेल गरम कर दो। जादुई छड़ी चुड़ैल को मछली बना देती है। दोनों उसे उठाकर एक बाल्टी में डाल देते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा होता है। मुन्ना और रिया दौड़कर बगीचे में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी होते हैं। जादुई छड़ी, इन सारे लोगों को इनके असली रूप में बदल दो। तभी सारे जानवर और पक्षी बच्चों में बदल जाते हैं। सब कमरे में आ जाते हैं। हमें इस चुड़ैल ने बहुत तड़पाया है, चलो आज इसको मजा चखाते हैं। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को पिंजरे में डालकर फिर चुड़ैल बना दो। पिंजरे में कैद होकर चुड़ैल फिर चिल्लाने लगती है। ये सारे के सारे शैतान कैसे यहाँ आ गए? जैसे तुम पिंजरे में बंद हो गई, वैसे ही हम सब भी यहाँ आ गए। सभी बच्चों ने पिंजरे में ठंडा ठंडा पानी फेंकना शुरू कर दिया। चुड़ैल, पहले तुम नहा लो, फिर हम तुम्हें मछली बनाकर पकौड़े बनाकर खा जाएंगे। सभी बच्चे ताली बजाकर खूब हंसते हैं। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। एक बार मुझे पिंजरे से निकाल दो। दोस्तों, क्या हमें इस चुड़ैल की चिकनी चुपड़ी बातों में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुन्ना जोर से छड़ी फटकारता है। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को मछली बनाकर कढ़ाई में डाल दो। मछली की कढ़ाई में गिरते ही बहुत तेज आवाज होती है, जैसे कहीं बिजली चमकी हो। सभी बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मछली का आकार बहुत बड़ी सी चुड़ैल का हो जाता है। वो बार बार कढ़ाई से निकलने की कोशिश करती है। सभी बच्चे मिलकर उसे फिर कढ़ाई में ढकेल देते हैं। अंत में वो गरम तेल में जलकर मर जाती है। सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। मुन्ना जादू की छड़ी की सहायता से सभी बच्चों के साथ शहर आ जाता है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तब पिताजी, हम आ गए। कुंदन उनकी आवाज सुनते ही भागता हुआ आता है। बच्चों को देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। पिताजी, आप रोइए मत, अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। मुन्ना कुंदन को सारी बात बताता है। जादुई छड़ी पाकर उनके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। अब तो नई माँ भी उनको प्यार करने लगती है।